हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टुडे एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक पांडे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त 2023 और आज जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पे हम बात करेंगे। या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह सीरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुणे के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? तो जो आपके पास ऑप्शन है वह है 1883, 1992, 1965 या फिर 1983। तो जो राइट आंसर है वह है 1983। 1983 में इस पुरस्कार की यानी बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत होती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट हैं उन्हें हम देखते हैं। तो इस जो पुरस्कार की शुरुआत है वो 1883 में की गई थी। अच्छा, इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य क्या है? तो समाज के लिए जो भी व्यक्ति असाधारण कार्य करता है, जो भी व्यक्ति समाज के लिए विशेष योगदान देता है, उसके कार्यों की सराहना करते हुए इसे प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और यह कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। और इसे कौन देता है? तो तिलक ट्रस्ट के जो प्रमुख होते हैं वही इस पुरस्कार को देते हैं। तो हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और उन्होंने इस पुरस्कार के द्वारा मिली हुई जो धनराशि है उसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दान दे दिया कि जो भी भारत सरकार की जो योजना नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाने की जो योजना है उसे उस योजना में इस धनराशि को लगा दिया जाए, ऐसा उन्होंने उस कार्यक्रम में, पुणे के कार्यक्रम में घोषणा की। चलिए, अब बात है बाल गंगाधर तिलक की, तो थोड़ा उनके भी बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लें जो हमारे परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आइए, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें आप सभी जानते हैं कि इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। 1890 में तिलक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1890 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। भारतीय जो आंदोलन है उसमें 3 लोगों का जो महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है, बाल, पाल और लाल, इन तीनों को तिकड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी लाल, बाल, पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो ठीक है, लाल, पाल, सॉरी, लाल, बाल और पाल। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें जानते हैं कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को बचाने में उन्होंने एक लेख लिखा था अपने पत्रिका में, जिसके कारण उन्हें 1908 से 1914 तक मांडले जेल में 6 साल बिताना पड़ा। ठीक है, और उन्होंने 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि उनकी 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। एक मराठी में उनकी पत्रिका है जिसका नाम केसरी है, ठीक है ना। तो मराठी में जो उनकी पत्रिका है उसका नाम क्या है? केसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन जातिगत जनगणना को सही ठहराया। श्री चंद्रन किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन है पटना, प्रयागराज, मद्रास या फिर नई दिल्ली। तो जो राइट आंसर है आपका वह है पटना। पटना राइट आंसर है आपका। पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं और हाल ही में जो पटना हाई कोर्ट है वो बिहार सरकार के पक्ष में एक फैसला सुनाया है कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है वो सही है और उसे सरकार को कराने का आदेश दिया गया है। उस पर लगा हुआ स्टे हटा लिया गया है। एक जनहित याचिका के तहत उस पर रोक लगा था, जो अस्थायी रोक था, जिसे अभी वर्तमान में हटा लिया गया है। सरकार का उद्देश्य था कि 15 मई तक जातिगत जनगणना को समाप्त कर लिया जाए। यह 2 फेज में यानी 2 चरणों में हो रहा था। प्रथम चरणों में मकान का नंबरीकरण यानी मकान को गिनने का कार्यक्रम था और सेकेंड फेज में यानी दूसरे चरण में जाति, आर्थिक, व्यावसायिक गणना करने का उद्देश्य था, जिसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसे अब वर्तमान में चालू कर दिया गया है। अच्छा, इस जनगणना का जो उद्देश्य है वह है परिवारों को उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक करने में सक्षम बनाना। इसके बाद सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को की जो है सूची तैयार कर सकती है। यदि यह जनगणना होती है तो जो सरकार है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे व्यक्ति हैं उनकी एक सूची तैयार करेगी।
और जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसके खिलाफ जो जनहित याचिका दायर हुआ था उनका तर्क क्या था? तो उनका तर्क था कि संभावित रूप से यह कैसा है, तो यह विभाजनकारी नीति है, यानी जाति के रूप में विभाजित करने वाली यह नीति है। जाति जनगणना जाति आधारित विभाजन को जन्म देगी, ऐसा जनहित याचिका में कहा गया था। जैसा कि भारत जाति की धारणा को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास करता है, एक जातिगत जनगणना केवल इसे मजबूत करेगी, ऐसा तर्क था जनहित याचिका देने वाले दायर करने वाले व्यक्ति का। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। G20 2 दिवसीय महिला एम्पायर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो जो ऑप्शन है गांधीनगर, चंडीगढ़, नई दिल्ली या फिर लखनऊ में। तो जो राइट आंसर है आपका वह है गांधीनगर। गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर जो गुजरात में है। चलिए, इससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत, जो भी भारत की G20 अध्यक्षता हो रहा है उसके अंतर्गत महिला एम्पायर सम्मेलन शुरू होगा, यानी महिला को सशक्तिकरण करने का, महिला को सशक्त करने का यह सम्मेलन है, जिसमें केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं इसका उद्घाटन करेंगी। और सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व में विकास से सतत समावेशी और समानता के आधार पर वैश्विक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है, वह यह है कि महिलाओं को सतत भागीदारी मिले, प्रत्येक क्षेत्र में महिला एम्पायर बढ़े, महिला सशक्त हों, महिला सशक्तिकरण पे बात किया जाए और उस पर पूरे विश्व का जो है ध्यान आकृष्ट किया जाए, उन्हें आर्थिक प्रगति दी जाए। यह इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 दिवसीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो आपका जो ऑप्शन है वह है 25वां संस्करण या फिर 27वां या फिर 28वां या फिर 24वां संस्करण। तो जो राइट आंसर है वह है 27वां संस्करण। 27वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में। आइए इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा कर लें। दिल्ली पुस्तक मेले का जो आयोजन हो रहा है वह 27वां आयोजन है और यह 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला यह पुस्तक मेला सम्मेलन है, जो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। और इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा किया जा रहा है। जो इसका थीम है, जो इसका विषय है वह है राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो जो राइट आंसर आपका होता है वह है दिल्ली अधिनियम 1991 का ये संशोधन है, जो जिसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह दिल्ली सरकार के जो सरकारी सेवक हैं उनके स्थानांतरण में हस्तक्षेप कर सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन करने से संबंधित है। यह केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों, सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंध नियम बनाने का अधिकार देता है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यह है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो जो ऑप्शन है वह है असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो जो राइट आंसर है आपका वह है असम। ठीक है ना। असम में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लें। इस भवन की जो खास बातें हैं वो यह है कि 180 विधायकों की बैठने की व्यवस्था की गई है इसमें, जबकि मौजूदा जो विधानसभा था उसमें मात्र 126 ही विधायक बैठ सकते थे। ठीक है ना। नए विधानसभा जो परिसर है वह 10 एकड़ में बना है। 10 एकड़ भूमि में वह फैला हुआ है जो नया विधानसभा भवन बना है, और उसकी जो अनुमानित जो लागत खर्च है वह है 351 करोड़ रुपये। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपके असम के जो राज्यपाल हैं वह हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और जो विधानसभा की जो यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो बीजेपी के ही
लीडर हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं, लोकसभा की कुल सीटें 14 हैं और उच्चतम जो न्यायालय है वह गुवाहाटी में है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो असम में हाल फिलहाल में लागू हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। एक योजना है वन नेशन वन राशन, आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार की योजना है। ऐसा वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य जो है असम बना है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है और यहाँ पे मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना की शुरुआत की गई है। और आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण नारी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है तो राइट आंसर है असम में। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।